अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने लगी हूं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज स्ट्रक्चर हम लोग को नजर आता है वो एक ओवल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका एडल्ट में जो इसका वजन होता है वो 0.5 ग्राम होता है। और ये एक शॉर्ट स्टॉक है जिसको इनफेंडिबुलम का नाम देते हैं। इसके जरिए ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। कौन कनेक्टेड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड होता है। इसके 3 लोब्स हम लोग स्टडी करेंगे, एंटीरियर लोब, मीडियन एंड दी पोस्टीरियर लोब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर लोब के बारे में। एंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड का भी नाम देते हैं। अब मास्टर ग्लैंड का नाम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को क्यों देते हैं? तो इसकी रीजन ये है कि इसने ना सिर्फ प्राइमरी हार्मोन्स की प्रोडक्शन करनी है बल्कि ट्रोफिक हार्मोन्स की भी प्रोडक्शन करनी है, जिसका ये काम होता है कि बहुत ज़्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोन्स की जो सीक्रेशन है उसको कंट्रोल करता है। इस वजह से इसको हम किसका नाम देते हैं? मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कौन कौन से जो है ना वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो सबसे पहले है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ST8 से? सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, कौन सा फैक्टर है? सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर ने सीक्रेट होना होता है, खारिज होता है हाइपोथैलेमस से थ्रू आउट दी लाइफ। अब जब सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर खारिज हो चुका है हाइपोथैलेमस से, तो इसने स्टिमुलेट करना है, इसने तहरीक देनी है कि सोमैटोट्रोफिन भी रिलीज हो जाए, सोमैटोट्रोफिन की भी सीक्रेशन हो जाए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सोमैटोट्रोफिन को हम लोग ग्रोथ हार्मोन का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ग्रोथ हार्मोन का। क्योंकि इसकी रीजन ये है कि इसने स्टिमुलेट करना होता है और रेगुलेट करना होता है ग्रोथ को बहुत ज्यादा टिश्यूज में। इस वजह से हम लोग इसको ग्रोथ हार्मोन का भी नाम देते हैं। किसको नाम देते हैं? सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को। इट इज आल्सो अ रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसने मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करने में अपना अहम किरदार अदा करना है। जब इंसान एक हद तक पहुंच जाता है, यानी कि जब इंसान की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है बिलोगत के बाद, तो इस हार्मोन जो है ना कंटिन्यू पार्टिसिपेट करना है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहे थ्रू आउट दी बॉडी। जब सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की जो है ना वो प्रोडक्शन ओवर, मतलब कि अर्लियर लाइफ में अगर इसकी ज्यादा हो जाए, क्या है? ओवर सीक्रेशन इन अर्लियर लाइफ, तो इसको हम लोग नाम देते हैं गाइगेंटिज्म का। किसका नाम देते हैं? गाइगेंटिज्म का। अब इस केस में क्या होगा जी? जब ओवर प्रोडक्शन हो चुकी है स्टिमुलेटिंग सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की, जब ओवर प्रोडक्शन हो चुकी है तो इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल डेवलपमेंट नजर आएगी हैंड्स में, फीट में, जबड़ों में, जिसको हम लोग एक्रोमेगली का नाम देते हैं। ठीक है, ये किस केस में था? जब सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो एक्सेस अमाउंट में हुई है अर्लियर लाइफ में। ठीक है, अब जबकि ओवर सिक्रेशन हो लेटर एज में, यानी कि लास्ट स्टेजेस में की लाइफ में, लाइफ की लास्ट स्टेज में, तो उस केस में हम लोग किसका नाम देते हैं? तो उस केस में हम लोग ड्वार्फिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस केस में बहुत ज्यादा हम लोग को सिम्टम्स नजर आते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं। अगर तो थायराइड और एड्रीनल हार्मोन्स की जो कमी अगर एसोसिएटेड होना, तो वो भी इस चीज की निशानदेही करती है कि ड्वार्फिज्म की एबनॉर्मेलिटीज हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने भी थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर से क्या होना है? रिलीज होना है। जब थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जब रिलीज हो चुका है तो इससे स्टिमुलेट करना है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग जो है ना हार्मोन उसकी भी एक्सक्रीशन हो जाए। जब थायरोक्सिन का जो लेवल होता है वो कम होता है, क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन, तो तब
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। और जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आती है तो थायरोक्सिन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। क्लियर है ये चीज़, यानी कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर थायरोक्सिन का लेवल कम हुआ है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो है ना वो लेवल वो ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। इसका बहुत ही अहम जो फंक्शन है, इसने थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स है ना उसके ऊपर एक्ट करना है डायरेक्टली। ठीक है, और क्या कर देना है, इसका नंबर और इसकी सिक्रेटरी जो एक्टिविटी है ना उसको भी इंक्रीज करना है। ठीक है, इट एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड इंक्रीजिंग बोथ देयर नंबर्स एंड देयर सिक्रेटरी एक्टिविटी। अब जबकि ये थ्रू आउट दी लाइफ ही इसकी सिक्रेशन हो रही है, लेकिन खास तौर पर जब ग्रोथ का जो पीरियड होता है वो रैपिड होता है और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो रही होती है, तो उस केस में जो है ना उस ड्यूरेशन के दौरान जो होते हैं ना थायराइड यानी कि इसकी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन होती है ना वो ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड्स, बट पर्टिकुलरली रीचेस हाई लेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लोग जिस हार्मोन की बात करने लगे हैं वो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको ACT8 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है ना इन्होंने करना होता है, स्टिमुलेट करना होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को क्या करना होता है, उसको रिलीज करने में अपना अहम किरदार अदा करना है। किसने? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ने। अब कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, अगर हम लोगों ने सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की बात करें तो इसके लिए भी कोई ना कोई फैक्टर अवेलेबल था जो कि इसकी सिक्रेशन में जिसने अहम किरदार अदा किया था। जब हम लोगों ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात की तो इसमें भी फैक्टर इन्वॉल्व था जिसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रेशन में अपना अहम किरदार अदा किया था। सेम बिल्कुल इसी तरह एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की रिलीज में भी किसी न किसी फैक्टर का अहम किरदार हम लोगों को स्टडी करने में मिलता है। जब कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर ने जब रिलीज हो जाना है हाइपोथैलेमस से, ठीक है, तो इसने क्या करना है, स्टेरॉइड लेवल को कंट्रोल करना है ब्लड के अंदर। क्या करना है? ब्लड के अंदर स्टेरॉइड के लेवल को क्या करना है, कंट्रोल करना है, और इसने एक्ट करना है नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन के ऊपर। हाइपोथैलेमस की नर्वस स्टिमुलेशन के ऊपर क्या करना है, डायरेक्टली एक्ट करना है, जिसके नतीजे में जो स्ट्रेस यानी कि कोल्ड है, हीट है, पेन है, इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसको काबू पाने में अहम किरदार अदा हो जाता है। अब नेक्स्ट रिपीट करनी हूँ, इसका फंक्शन क्या होगा। इसका फंक्शन ये क्या होगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के रिलीज होने में ना जो है ना वो अपना अहम किरदार अदा करेगा। क्लियर है ये चीज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपको बताने लगी हूँ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के बारे में। अब ये जो हार्मोन्स है ना इसने क्या करना है जी, इसने रेगुलेट करना है रिप्रोडक्शन में। किसमें रेगुलेट करना है? रिप्रोडक्शन में, जिसके मैं 2 से 3 पार्ट सबको डिस्कस करूंगी। जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन कौन कौन से हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन से हार्मोन्स हैं? ये तीनों के तीनों गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स हैं। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ना और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इनका जो रिलीजिंग फैक्टर है ना वो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर है। इनका क्या है, इन्होंने शेयर करना होता है कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ही जगह से क्या हो रहे हैं, इनकी रिलीज हो रही होती है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है ना इसने फॉलिकल की डेवलपमेंट करनी होती है। फीमेल्स के अंदर क्या करना होता है, फीमेल्स के अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट करनी होती है और ओवरी से एस्ट्रोजन की सिक्रेशन में अपना किरदार अदा करना है। क्या करना है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन इन फीमेल्स स्टिमुलेट करना है फॉलिकल की डेवलपमेंट में, ठीक है, और ओवरी से एस्ट्रोजन की सीक्रेशन में। क्या करना है? ओवरी से एस्ट्रोजन की सीक्रेशन में और फॉलिकल की डेवलपमेंट में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने अपना किरदार अदा करना है। अब जब हम लोग मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है? उसका ये काम है स्पर्म की प्रोडक्शन, ठीक है, किसकी प्रोडक्शन? स्पर्म की प्रोडक्शन, और टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम की डेवलपमेंट में जो है ना वो इसने अपना किरदार अदा करना है। इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस एंड स्पर्म प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में, जिसको LH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, दोनों ने परफॉर्म करने होते हैं कुछ फंक्शंस इकट्ठे, जैसे कि एस्ट्रोजन की सीक्रेशन में अपना किरदार अदा करना है और रैप्चर करना है मैच्योर फॉलिकल को, ताकि एग रिलीज हो सके। क्या हो सके? एग रिलीज हो सके, इनकी ओवुलेशन का प्रोसेस हो सके। इट काजेस रैप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल, ठीक है, एंड ताकि क्या हो सके? रिलीज हो सके, एग रिलीज हो सके। अब ना सिर्फ इसका एस्ट्रोजन की सीक्रेशन में रैप्चर करने में, फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल को रैप्चर करने में, बल्कि इसका काम जो है ना वो ल्यूटिनाइजेशन में भी है। किसका में काम है? ल्यूटिनाइजेशन में भी है। यानी कि इसने काम करना होता है सिनर्जिस्टिकली, यानी कि मिलकर एक काम करना होता है प्रोलैक्टिन के साथ, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जा सके। क्लियर है ये चीज़? इट काजेज द ल्यूटिनाइजेशन ऑफ द रैप्चर्ड फॉलिकल, फॉलिकल रैप्चर्ड फॉलिकल की यूटिलाइजेशन में अपना किरदार अदा करना होता है, ताकि ये जो है ना प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर कॉर्पस ल्यूटियम को ना वो मेंटेन कर सके। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो बहुत ही अहम फंक्शन है, वो ये है कि इसने प्रोगेस्टेरोन की सीक्रेशन का भी सबब बनना होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोगेस्टेरोन की सीक्रेशन का भी सबब बनना होता है। नेक्स्ट है जी ये इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको ICS से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इस मेल्स में, इसमें मेल में स्टिमुलेट दी तहरीक देनी होती है टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल्स को, कि वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर दें। किसको रिलीज कर दें? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर दें। Interstitial cells stimulating hormone in the male stimulate the interstitial cells of the testes to secrete testosterone। किसको रिलीज सिक्रिएट कर दें? टेस्टोस्टेरोन को सिक्रिएट कर दें। नेक्स्ट जो है वो प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी क्या है? ये भी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है। इसने मिल्क की प्रोडक्शन में हम किरदार अदा करना होता है, और इसने एक्ट करना होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ, क्या, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जा सके। इसको मेंटेन किया जा सके, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जा सके। ये तो अभी हम लोगों ने बात की थी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी के बारे में। अब मीडियन लोब सीक्रेट करता है सिर्फ और सिर्फ मिलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको इसने सीक्रेट करना है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MS8 के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? MS8 के साथ, मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसकी जो रेगुलेशन है और इसका जो फंक्शन है ना वो इंसानों में इतना कोई वेल अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है। लेकिन इसने क्या करना होता है? इसने सिक्रेशन को रोकना होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से कंट्रोल्ड हो रही होती है। इट काजेस इनहिबिशन, रोकना ऑफ सिक्रेशन कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन को कंट्रोल करने में, उसको रोकने में का ये सबब बनता है। कौन सबब बनता है? मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
एक्सटर्नल लाइट यानी कि बाहर से जो पड़ने वाली जो लाइट है ना, वो इसकी सीक्रेशन में ना बहुत अहम किरदार अदा करती है। मोर सीक्रेशन, इसकी सबसे ज़्यादा जो सीक्रेशन होती है वो प्रेगनेंसी में होती है। किस में होती है? प्रेगनेंसी में होती है, जो कि स्टिमुलेट करती है मेलानोसाइट्स को स्किन के अंदर। ठीक है, जब इसकी ज़्यादा सीक्रेशन हो रही होती है तो स्किन के अंदर जो है ना मेलानोसाइट्स की जो तादाद है ना वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्राउन पिगमेंट जो होते हैं ना वो स्किन के ऊपर नज़र आते हैं, और जिसको हम लोग मेलानिन का नाम देते हैं। जिसकी वजह से, मेलानिन की वजह से जो है ना स्किन जो है ना वो डार्क हो जाती है। जब एक्सेस अमाउंट में जो है ना मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन हो जाती है तो इसकी वजह से एडिसन डिजीज हो जाती है, जिसके सिम्टम्स क्या है जी? स्किन में ना डार्कनिंग जो ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना नज़र आती है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने लगे हैं ना, इसके थर्ड लोब के बारे में पढ़ने लगे हैं, जो कि है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब इसका काम क्या है जी? इसने दो हार्मोन्स को रिलीज करना है, एक तो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरे वाला क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को हम लोग वैसोप्रेसिन का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? वैसोप्रेसिन का नाम देते हैं। अब इसने क्या करना होता है जी? इसने ब्लड प्रेशर और ब्लड के वॉल्यूम में कमी करनी होती है। क्या करनी होती है? इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। अब नेक्स्ट क्या है जी? ऑस्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हाइपोथैलेमस में। उनके जरिए जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना ब्लड के अंदर उसको डिडक्ट करना है। क्या करना है? उसको जानना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो ब्लड में कैसा है, किसके जरिए जानना है? ऑस्मो रिसेप्टर के जरिए जानना है। और ऑस्मो रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं? वो हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर है ये चीज़? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ने क्या करना होता है? इसने डिक्रीज करना होता है ब्लड का प्रेशर, ना सिर्फ ब्लड का प्रेशर बल्कि ब्लड का वॉल्यूम को करना होता है, उसमें भी कमी लेकर आनी होती है। और ऑस्मो रिसेप्टर जो कि हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर जो कि हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं उसको भी डिडक्ट करना है ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ये चीज़? अब जो एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है ना, कौन सी? एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई, उसके ऊपर भी अपना अहम किरदार अदा करना है। किसने? हाइपोथैलेमिक न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ने। हाइपोथैलेमिक न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ने एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करना होता है। जब एंटीडाययूरेटिक हार्मोन्स का जो है ना, इसका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का जो लेवल है ना अगर वो बढ़ जाए तो नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट्स में वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन है ना उसमें इजाफा हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में इजाफा हो जाता है। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन काज इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं डायबिटीज इंस्पाइडस के बारे में। किसके? डायबिटीज इंस्पाइडस के बारे में। जब एंटी डायबिटिक हार्मोन की जो सीक्रेशन है ना उसमें कमी आती है तो बहुत बड़ी तादाद में जो है ना वो डिल्यूट यूराइन और बहुत ज़्यादा शदीद की प्यास महसूस होती है, जिसके नतीजे में जो है ना डायबिटीज इंस्पाइडस होने का खदशा लाहक होता है। उसके क्या सिम्टम्स है जी? डिल्यूट यूरिन और बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्यास महसूस होती है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन ने क्या करना होता है? इसको हाइपोथैलेमस में इसकी प्रोडक्शन होती है। कहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है? हाइपोथैलेमस में। और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है एक्सोन की एंडिंग में। कहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है? एक्सोन की एंडिंग में इसको स्टोर किया जाता है। ऑक्सीटोसिन की जो सिंथेसिस है वो होती है हाइपोथैलेमस में और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जहाँ पे एक्सोन की एंडिंग में जो ना इसको स्टोर किया जाता है। किसको? ऑक्सीटोसिन को। अब इसके जो रिलीज है ना उसने स्टिमुलेट करना होता है। जब इसके रिलीज हो जाता है तो इसने किसको स्टिमुलेट करना होता है कि जो सर्विक्स है ना उसको उसमें फैलाव है। ठीक है, डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, ना सिर्फ सर्विक्स में फैलाव बल्कि
ब्लड में प्रोगेस्टेरोन का जो लेवल है ना उसमें भी क्या है, कमी आए, डिक्रीज इन प्रोगेस्टेरोन लेवल इन ब्लड, ठीक है। और मतलब कि जब प्रेगनेंसी यानी कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन के लिए जो न्यूरल स्टिमुलाई है और सैक्लिंग यानी कि दूध पिलाने वाला का जो प्रोसेस है ना उसमें भी जो है ना वो अपना अहम किरदार अदा करता है। और इसका जो फंक्शन क्या है, उसका ये फंक्शन है कि मिल्क की जो है ना वो प्रोडक्शन हो जाए और स्मूथ मसल जो है इसमें अपना अहम किरदार अदा करना है। प्राइमरी एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज ऑन स्मूथ मसल्स, खास तौर पर यूट्रस पर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और इसको स्टिमुलेट करना होता है किसको, यूट्रीन में मसल कॉन्ट्रैक्शन को। क्लियर है ये चीज़। और लैक्टेटिंग फीमेल्स, दूध पिलाने वाले जो खवातीन होती हैं ना उसके मेमरी ग्लैंड्स में भी मिल्क की इजेक्शन यानी कि मिल्क को निकालने में भी ऑक्सीटोसिन का अहम किरदार है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।